हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, और उससे पहले पढ़ा था कि डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है। अब आपकी डी ब्रोगली परिकल्पना को ही सपोर्ट करने वाला एक प्रयोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डेविसन जर्मर प्रयोग। तो सबसे पहले तो बच्चों, आपको इस प्रयोग से संबंधित ये बात ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग का मेन उद्देश्य या एम क्या था। तो इससे पहले अपन देख चुके थे कि आपका जो डी ब्रोगली है उसने ये कहा कि जब भी कोई कण गतिशील अवस्था में होगा तो उससे आपकी क्या संबंधित होगी, एक तरंग संबंधित होगी। क्या सुना बच्चों कि डी ब्रोगली परिकल्पना में ये बताया गया कि अगर आपका कोई कण गतिशील अवस्था में है तो उसकी गति में क्या होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, जिसको अपन द्रव्य तरंग का नाम देते थे। अब उसने ये जो सिद्धांत दिया था वो थ्योरेटिकल सिद्धांत था, उससे संबंधित उसका कोई प्रयोग नहीं था। तो कुछ वैज्ञानिक थे उसके मत से सहमत नहीं थे। तो उसी टाइम पे अपने दो वैज्ञानिक थे, एक तो डेविसन और दूसरा था जर्मर। इन दोनों ने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग का मेन उद्देश्य था कण की तरंग प्रकृति का सत्यापन करना। यानी कि इस प्रयोग से कण की कौन सी प्रकृति सिद्ध होती है, तरंग प्रकृति। और तरंग प्रकृति को सिद्ध करने के लिए इन्होंने तरंग का कौन सा गुण यूज में लिया, विवर्तन गुण यूज में लिया। तो आपका पहला क्वेश्चन तो आपका इसी एक लाइन से बन सकता है कि डेविसन जर्मर प्रयोग क्या बताता है, तो कण की तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है। या डेविसन जर्मर प्रयोग में तरंग के किस गुण का प्रयोग किया गया, तो आप कह सकते हो कि डेविसन जर्मर प्रयोग में तरंग के विवर्तन गुण का प्रयोग किया गया। तो पहला पॉइंट तो इसका एम आ गया। अब जब भी कोई प्रयोग किया जाता तो उसकी व्यवस्था होती है, तो अपन देख रहे हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। और प्रायोगिक व्यवस्था में इसके आपको 3 भाग मिलेंगे, जिसमें पहला भाग है उसका नाम है आपका बच्चों इलेक्ट्रॉन गन। तो अपन 1 बाई 1 इनके भागों का चित्र देखेंगे। तो अगर आप सबसे फर्स्ट भाग की बात करो इलेक्ट्रॉन गन, तो नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने का कार्य करेगी। तो इलेक्ट्रॉन गन में इस डायग्राम में अगर देखोगे तो इसका ये वाला जो भाग है वो किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन गन को। अब इस भाग में क्या है कि आपके पास यहाँ एक टंगस्टन फिलामेंट लिया गया है। ये जो एफ है ये आपका एक फिलामेंट है जो किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का बना होता है। और इस टंगस्टन को एलटी बैटरी से जोड़ा गया है। इसको कहते हैं अपन निम्न वोल्टा बैटरी। अब निम्न वोल्टा बैटरी का मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो वोल्टेज है वो क्या होगा, आपका कम होगा। तो बच्चों, इस टंगस्टन फिलामेंट को इस एलटी बैटरी से गर्म किया जाता है। और जब भी किसी परमाणु को अगर अपन क्या करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो उस परमाणु में से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या निकलने की कोशिश करेगा। अब टंगस्टन आपकी क्या होती है, धातु, और धातुओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आपका ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, इसको जब इस एलटी बैटरी से गर्म किया जाता है तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन को एक स्मॉल पुंज में कन्वर्ट करने के लिए, या ऐसे कहो संकीर्ण पुंज, संकीर्ण का मीनिंग है बारीक, बारीक पुंज में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने यहाँ एक एचटी बैटरी का यूज लिया है। और ये जो एचटी बैटरी है इसका मीनिंग है उच्च वोल्टता बैटरी। और उच्च वोल्टता बैटरी है वो क्या करेगी, आपका विभव उत्पन्न करेगी उच्च वोल्टता का। और इस उच्च वोल्टता के कारण यहां से जो उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरफ क्या होंगे, खींचे चले जाएंगे आपके पास। और खींचे चले जाएंगे तो इससे आपका एक इलेक्ट्रॉन पुंज का निर्माण होगा। तो बच्चों, आपका पहला भाग है इलेक्ट्रॉन गन।
इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने का कार्य करेगा। यह पुंज कैसे उत्पन्न होगा कि यहाँ एक टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है। इस टंगस्टन फिलामेंट का संबंध एक बैटरी से होता है। इस बैटरी से जब इस टंगस्टन फिलामेंट को गर्म करते हैं तो इस गर्म करने के कारण इसको उष्मा मिलेगी और इस टंगस्टन फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन हैं वो उष्मा ग्रहण करके बाहर निकलेंगे और ये बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको एक इलेक्ट्रॉन पुंज में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहला भाग आपका इलेक्ट्रॉन गन हो गया। दूसरा भाग होता है उसमें अपन यूज में लेते हैं निकिल क्रिस्टल। तो बच्चों आपके पास ये जो निकिल क्रिस्टल है ये किसका काम करता है, आपका एक टारगेट का काम करता है, लक्ष्य का काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है, इसलिए इस पुंज को नाम दिया गया है आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। अब ये निकिल क्रिस्टल है वो आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा कि इस निकिल क्रिस्टल में क्या उपस्थित है, परमाणु, और इन परमाणुओं के द्वारा आपका जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है वो क्या होगा, परिकीर्णित होगा। तो बच्चों ध्यान रखना आपका जो निकिल क्रिस्टल है वो क्या काम करता है कि जैसे ही आपका ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इससे आपके जो इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न होंगे वो इलेक्ट्रॉन पुंज इस निकिल क्रिस्टल पर टकराएंगे तो क्रिस्टल में आपके निकिल के परमाणु हैं और इन परमाणुओं से टकराने के बाद में ये क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन पुंज है वो परिकीर्णित होगा। और परिकीर्णित होगा तो अपन एक पुंज की बात कर रहे हैं जिसको मान लो आपने V विभव पर उत्पन्न किया है, यानी कि इस LT बैटरी से जब आप विभव अलग अलग दोगे तो इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो भी अलग अलग वेग से बाहर निकलेंगे और अलग अलग वेग से बाहर निकलेंगे यानी कि उनका त्वरण क्या मिलेगा, आपको अलग अलग मिलेगा। दोबारा सुनना बच्चों कि जब आप इस LT बैटरी का विभव अलग अलग रखोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन पुंज जो बाहर निकलेगा वो भी अलग अलग आपका त्वरण का होगा और इस पर टकराते टाइम पे उसका वेग अलग अलग होगा। तो ये अलग अलग दिशाओं में क्या होंगे, परिकीर्णित होंगे या विवर्तित होंगे। तो इस तरीके से अपन एक पुंज ले रहे हैं जो थीटा कोण पर क्या हो रहा है, आपका विवर्तित हो रहा है। तो इस वाले पुंज को नाम दिया गया विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। अब ये जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है वो आपका जो तीसरा भाग होता है जिसको नाम दिया जाता है आपका चलायमान संग्राहक, इंग्लिश में कहते हैं इसको मूवेबल कलेक्टर। मूवेबल का मीनिंग है कि ये इधर और उधर क्या कर सकता है, आपका गति कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो मूवेबल कलेक्टर है वो इस निकिल क्रिस्टल पर टकराकर इधर आने वाले जो किरण पुंज होते हैं इलेक्ट्रॉन के उन पुंज को क्या करेगा, संग्रहित करने का कार्य करेगा और संग्रहित करने का कार्य करेगा। तो आपके पास इस संग्राहक से क्या जुड़ी हुई है, आपका एक इलेक्ट्रोमीटर जुड़ा हुआ है जो यहाँ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तीव्रता को क्या करेगा, मेजर करने का काम करेगा। तो ध्यान रखना बच्चों आपका क्या करेगा, ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता का मापन। तो इस तरीके से आपके पास जो डेविसन जर्मर प्रयोग है इसकी प्रायोगिक व्यवस्था के 3 भाग हैं। पहला भाग इलेक्ट्रॉन गन है, दूसरा भाग निकिल क्रिस्टल है और तीसरा भाग आपका चलायमान संग्राहक जिसको मूवेबल कलेक्टर का नाम दे देते हैं। मूवेबल कलेक्टर में आपका क्या लगा होता है, एक इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है
जो आपके टकराकर आने वाले जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं उनकी तीव्रता का मापन करने का कार्य करता है। तो बच्चों सबसे पहले आया प्रयोग का उद्देश्य क्या था। तो प्रयोग से कण की तरंग प्रकृति सिद्ध की जाती है और ये तरंग प्रकृति सिद्ध करने के लिए अपन जिस गुण का प्रयोग करते हैं वो आपका विवर्तन गुण होता है। अब इस प्रयोग को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उस व्यवस्था के 3 भाग होते हैं। पहला भाग इलेक्ट्रॉन गन है जिससे आपका एक इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न होता है। दूसरा भाग आपका निकिल क्रिस्टल है जिससे आपके पास क्या होता है कि आने वाले किरण पुंज को अलग अलग दिशाओं में क्या किया जाता है, विवर्तित किया जाता है। तीसरा भाग आपका मूवेबल कलेक्टर होता है जिसमें आने वाले किरण पुंज को संग्रहित किया जाता है और इस मूवेबल कलेक्टर पे आपका एक इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है और ये इलेक्ट्रोमीटर आपका क्या काम करता है कि आने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का मापन करने का कार्य करता है कि जो किरण पुंज आया वो किस तीव्रता का आया है। तो बच्चों प्रायोगिक व्यवस्था में आपको मेनली 3 भागों के नाम पता होने चाहिए। तीनों भागों का क्या क्या फंक्शन है वो पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने का। निकिल क्रिस्टल का काम होता है कि आपके पास जो निकिल क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को अलग अलग दिशाओं में परिकीर्णित करने का कार्य करेंगे और ये परिकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज को कलेक्ट करने का काम करेगा आपका चलायमान संग्राहक। इसमें इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है जो आने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का मापन करने का कार्य करेगा। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ये प्रायोगिक व्यवस्था तो किस तरीके से डिस्क्राइब की जाती है और दूसरा आता है कि आपका इस प्रयोग का एम क्या होता है कि अपने इस प्रयोग में मेनली देखते क्या है आपके पास। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका आगे का सेक्शन पूरा कराऊं आपको। अब बच्चों अपना फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने उद्देश्य, दूसरा पॉइंट देखा प्रायोगिक व्यवस्था, तीसरा पॉइंट आता आपका प्रेक्षण कि इस प्रयोग में उनको प्रेक्षण क्या देखने को मिले। तो उन्होंने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन गन है उनको अलग अलग विभव दिया जाए तो उसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन को जब विभव दिया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग विभव पर अलग अलग त्वरण से निकिल क्रिस्टल पर आपतित होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि अगर अपन आयनन कोष्ठ को अलग अलग स्थान पर रखें और अलग अलग विभवों पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता का मापन कर विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता और परिकीर्णन कोण थीटा के मध्य आरेख खींचें। क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि उन्होंने आपका जो आयनन कोष था उससे तो किसका मापन किया, तीव्रता का मापन किया और आपकी जो एलटी थी उससे आपने क्या दिया, अलग अलग विभव दिया। तो इस तरीके से उन्होंने कौन से आरेख खींचे, ध्रुवीय आरेख खींचे। ध्रुवीय आरेख का मीनिंग है कि इनमें अपना क्या होता है, कोण निरूपित किया जाता है क्या बच्चों। तो इस ध्रुवीय आरेख में उन्होंने क्या किया, आपका एक तरफ था उस तरफ तो रखा उन्होंने विभव, यानी कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उस पे तो उन्होंने विभव रखा और आपकी जो वर्टिकल लाइन थी उसमें आपने इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता रखी। और इस तरीके से उन्होंने आरेख बनाए और जब आरेख बनाए तो उनको इस तरीके के आरेख ऑब्टेन हुए। यहां उन्होंने जैसे 44 वोल्ट रखा तो ऐसा आरेख मिला। ऐसे ही उन्होंने दूसरा आरेख बनाया और उस पे उन्होंने 48 वोल्ट रखा तो ऐसा थोड़ा ऐसा आरेख मिला। फिर उन्होंने विभव को बढ़ाया और आपका 54 वोल्ट रख दिया और 54 वोल्ट पे उनको ये ऐसा आरेख मिला।
फिर उन्होंने और दोबारा आपका विभव बढ़ाया और 68 वोल्ट किया, तो उनको ऐसा आरेख मिला आपके पास। तो ये जो इस तरीके के आरेख हैं जिनमें इन्होंने आपका जो ऊर्ध्वाधर लाइन थी उस पर तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता रखी, इधर उन्होंने आपका जो LT था उसका विभव रखा, तो क्षैतिज में तो आपके हैं विभव और ऊर्ध्वाधर है उनमें उन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता। इधर भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि डेविसन जर्मर प्रयोग था उसका प्रेक्षण में क्या प्राप्त हुआ, तो प्रेक्षण में उन्होंने आपके पास क्या थे, दो भाग थे। पहला भाग आपका था इलेक्ट्रॉन गन, उस पे तो अलग अलग विभव दिए गए। दूसरा भाग था आयनन कोष्ठ, जहां इलेक्ट्रोमीटर लगा था जो किसका मापन करते थे, तीव्रता का मापन करते थे। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्या किए, ग्राफ ड्रॉ किए और वो ग्राफ इस तरीके के मिले और इस तरीके के ग्राफ में उन्होंने ये बताया कि प्रारंभ में जब विभव बढ़ाते हैं तो इन ग्राफ में आपका ये जो ध्रुवीय रूप आता है ये बढ़ता है और ये बढ़ता बढ़ता आपका जो 54 वोल्ट होता है उस पे ये मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम कितने कोण का निर्माण करता है, आपका 50 डिग्री कोण का निर्माण करता है आपके पास। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि आपका जो 54 वोल्ट होता है, ये ग्राफ आपको याद भी करना बच्चों, 54 वोल्ट पर आपका जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो अधिकतम तीव्रता पर क्या होता है, विवर्तित होता है। या ऐसे कह सकते हो कि इस वोल्टेज पर आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो विवर्तित होने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बता दिया कि आपका जो 54 वोल्ट है, इस 54 वोल्ट पर आपका विवर्तन है वो क्या होता है, मैक्सिमम उत्पन्न होता है। उस टाइम पे आपका विवर्तन कोण का मान है वो कितने डिग्री का मिलता है, 50 डिग्री का। तो आपको ये थर्ड ग्राफ याद रखना है कि अगर यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ, तो x की वैल्यू होगी 54 वोल्ट। अगर यहाँ 54 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ आपको x लिख के दे दे और बोले x का मान क्या होगा, तो x का मान 54 वोल्ट पे कितना प्राप्त होता है, 50 डिग्री। अब आपके पास यहाँ है ये मान कम होता है, यहाँ ये मान और भी कम होता है। इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि जब अपन वोल्टेज को चेंज करते हैं तो प्रारंभ में तो आपका ये जो विवर्तन है वो बढ़ता है और 54 वोल्ट के बाद में ये विवर्तन क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो अगर आपको प्रेक्षण पूछ लिए जाए तो ये 4 प्रेक्षण हैं जो क्या बताते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी तीव्रता और विभव के बीच में क्या करते हैं, ग्राफ प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। अब यहां से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को गणितीय रूप में उन्होंने क्या किया था, निरूपित किया था। और गणितीय रूप में उन्होंने ये बताया कि यहां से जो तरंगदैर्घ्य आती है और डी ब्रोगली सूत्र से जो तरंगदैर्घ्य आती है उन दोनों का मान नियरली क्या होता है, इक्वल होता है। और इसके आधार पे उन्होंने ये बताया कि आपका जो डी ब्रोगली कंसेप्ट है वो सही है और गतिशील कण से क्या संबंधित होती है, तरंग संबंधित होती है। तो नेक्स्ट सेक्शन में अपन देखेंगे इसका गणितीय विश्लेषण, किस प्रयोग से जो प्रेक्षण मिले उस प्रेक्षण में उन्होंने गणितीय विश्लेषण क्या देखा। बच्चों आपको ये प्रेक्षण समझ में आ जानी चाहिए कि प्रेक्षण में उन्होंने क्या किया, ध्रुवीय आरेख खींचे। ध्रुवीय आरेख क्या होते हैं, आपके पास अलग अलग कोणों पर जो आरेख बनाते हैं उनको कह देते हैं ध्रुवीय आरेख। और ध्रुवीय आरेख में उन्होंने हॉरिजॉन्टल में तो विभव रखा और वर्टिकल में इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता रखी। और ये इलेक्ट्रॉन पुंज था वो कौन सा इलेक्ट्रॉन पुंज था, आपका विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज था बच्चों, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। और इस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता और विभव के बीच में जब आरेख बनाया तो आपका 54 वोल्ट पर आपका जो विवर्तन कोण है वो क्या प्राप्त हुआ, मैक्सिमम में प्राप्त हुआ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो बच्चों, आपका जो डेविसन जर्मर प्रयोग है उसका लास्ट पॉइंट है जिसमें अपन देख रहे हैं गणितीय विश्लेषण। अब गणितीय विश्लेषण में आपको 2 पॉइंट काम में लेने हैं कि एक गणितीय विश्लेषण डी ब्रोगली समीकरण से करना है और एक गणितीय विश्लेषण आपको ब्रेग समीकरण से करना है। तो पहला अपन देख रहे हैं डी ब्रोगली समीकरण से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्ध्य। तो डी ब्रोगली समीकरण ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जहां वी क्या होता है त्वरित विभव, और यहाँ पे आपका अधिकतम विवर्तन कितने वोल्ट पर हुआ 54 वोल्ट पर। जब ये V का मान 54 वोल्ट रखते हैं तो लैम्डा का मान आता है आपका 1.67 एंगस्ट्रॉम, और ये जो 1.67 एंगस्ट्रॉम आया है वो किससे आया, डी ब्रोगली समीकरण से। ऐसे बच्चों जब क्या होता है आपका विवर्तन उत्पन्न होता है या आपका तरंग का विवर्तन होता है तो उसमें अपना एक समीकरण यूज में लिया जाता है जिसको कहते हैं ब्रेग समीकरण। अभी आपको इसका सूत्र याद करना है, बाकी डिटेल में तो आप आगे जाके पढ़ोगे बीएससी में। तो अगर आप ब्रेग समीकरण की बात करोगे तो ब्रेग समीकरण होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां आपका जो d होता है वो होता है 2 परमाणु के या 2 परतों के मध्य की दूरी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि आपकी जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग आपकी परतों का निर्माण करते हैं। इसमें आपके पास एक तो फर्स्ट परत तो ये है, सेकंड ये है। तो ये फर्स्ट परत का ये एक परमाणु और ये दूसरी परत का ये एक परमाणु, इनके बीच की ये जो दूरी होती है इस दूरी को किससे लिखते हैं, स्मॉल डी से रखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से विवर्तित होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां से विवर्तित होगा। तो इसके लिए आपका ब्रेग समीकरण 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। अब ये फर्स्ट टाइप का विवर्तन होता है इसलिए इसको n बराबर 1 रखते हैं। निकिल क्रिस्टल में d का मान है वो कितना होता है 0.91 होता है, और थीटा अपना प्रयोग में कितना प्राप्त हुआ है 50 डिग्री प्राप्त हुआ है। इन तीनों का मान यहां रखकर सोल्व करते तो लैम्डा निकल कर आता 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो देखो बच्चों, प्रयोग से तो ये आया और सिद्धांत से ही आया। इन दोनों को अगर देखें तो दोनों में समीकरण 1 और 2 में ये मान लगभग क्या है, बराबर हैं, और लगभग बराबर है तो यानी सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि ये वाला जो मान है वो इसको सपोर्ट करता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग है वो कण की तरंग प्रकृति को सपोर्ट करने का काम करता है, और यही तरंग प्रकृति का सिद्धांत है वो किसने दिया था, डी ब्रोगली ने। यानी अपन कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग है वो डी ब्रोगली सिद्धांत को सपोर्ट करने का कार्य करता है। तो बच्चों, डेविसन जर्मर प्रयोग को आपको 4 स्टेप में लर्न करना है। पहला उद्देश्य, दूसरा प्रायोगिक व्यवस्था, तीसरा प्रेक्षण, और फोर्थ आपके पास क्या हो जाता है, गणितीय विश्लेषण। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें ताकि आपको किसी तरीके का इसमें डाउट ना रहे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।